जीएसटी आपका 101 अमेंडमेंट के साथ आया 2017 में। जीएसटी को हमने समझा कि ये एक अप्रत्यक्ष करों का मतलब बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर मिला के इन्होंने एक जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके। यहाँ पे इसकी हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता थी कि ये आपका अप्रत्यक्ष करों के सुधार से रिलेटेड है। मतलब ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये अप्रत्यक्ष करों के सुधार से रिलेटेड है। मतलब अप्रत्यक्ष करों का जो माल फंक्शनिंग चल रही थी उसको उसके सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष करों के सुधार के लिए। जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ सेम आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। अगर इसका दूसरा पॉइंट करें हम, इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य किस उद्देश्य से लाया गया? इसका उद्देश्य था एक देश एक कर। वो मैंने आपको समझा दिया था किस तरह से कि बहुत सारे टैक्सेस सिस्टम हो गया था, उन सबको करके इन्होंने एक जीएसटी ला दिया कि एक जीएसटी लगेगा। जिस तरह से अगर हमने गुड्स एंड सर्विस भी पढ़ लिया था कि गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, कि गुड्स एंड सर्विस की बात करें, जिस तरह से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं कहीं दुकान से, तो वहां पे जो आपका टैक्स लगता है वो आपका गुड्स टैक्स हो गया। और अगर किसी होटल में जाते हैं या जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं एयरटेल से या जियो से, तो वो जितना भी वो चार्जेस लेता है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस चार्जेस लेगा। तो पहले क्या होता था, पहले गुड्स इस तरह से वैट यूज होता था, सर्विस लेंगे तो सर्विस टैक्स यूज होता था। अब इन सबको मिला के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कर बनाया, जीएसटी। तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी? सबसे प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको राजस्व का फायदा हो रहा था, मतलब उसको बहुत सारा, क्योंकि 80वें अमेंडमेंट के बाद में बहुत सारे टैक्सेस आगे थे आपके जो राज्यों में बंटवारा। अब दोबारा से जब जीएसटी केंद्र सरकार ला रही है, तो वहां पे राज्यों को लगा कि ये हमारा नुकसान है, इसीलिए इस पे विपक्ष ने बहुत मुद्दा उठाया। और देखें तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी पावर कहाँ चली जा रही है? केंद्र में। इसलिए क्या किया कि उनका नुकसान ना हो, इन्होंने 50-50% करके लगाया। जैसे आप देखेंगे एक सीजीएसटी करके होता है और एक एसजीएसटी होता है, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज करो अगर किसी कोचिंग पे हम 18% जीएसटी ले रहे हैं या किसी भी चीज पे हम 18% दे रहे हैं, तो इसकी दो दर होंगी। आपका 9% ये सीधा का सीधा, आपने कभी बिल देखा होगा ना, आप जाइए कभी भी किसी होटल से खाना खा रहे हैं कहीं भी जहाँ पे जीएसटी लग रहा है, वहां पे आपको बिल मिलेगा तो ये साफ साफ दिखेगा। अगर उस पे 19% है तो 99% करके दोनों में बट जाएगा। इसी तरह अगर आपका 12% है तो वो दोनों में आपका बढ़ जाएगा 6% होके। इसकी तीसरी क्या थी, इसने क्या किया, अब बहुत सारे करों का एकीकरण किया, मतलब करों का एकीकरण कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आया, इसने करों का सरलीकरण भी किया। मतलब करों का क्या किया, करों का इसने सरलीकरण कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका आईजीएसटी करके। अगर आईजीएसटी को समझो तो ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि बनती कहीं पे हैं, मतलब ये ए स्टेट में कोई प्रोडक्शन हुआ और ये बी से गुजरी और फिर सी स्टेट में जाके, सपोज करो कोई चीज गुजरात में बनी है और वो जाकर उसका फाइनल प्रोडक्ट जो बिका है वो आपका यूपी में बिका है। बहुत सारी स्टेट को वो कवर करती है ये। तो अब क्या होगा, उस पे टैक्स ये लगाएंगे या ये लगाएंगे? तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन का इन्होंने किया कि आईजीएसटी लगाएगा। जिस तरह से अगर हम बात करें कि सपोज करो एक कोचिंग संस्थान दिल्ली में है, वो दिल्ली में है, उसकी सीमाएं दिल्ली में है, वो और अदर स्टेट में कहीं भी, या यूपी में, तो उसका अगर कहीं किसी और स्टेट में नहीं है तो उस पे नॉर्मल आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, सेंटर को भी चला जाएगा हाफ और 9% और 9% इसको चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पे
उसकी बहुत मतलब अदर स्टेट में उसकी ब्रांचेस खुली हुई हैं। जैसे दृष्टि का अगर हम एग्जांपल लें, जिस तरह राजस्थान में खुली हुई है आपकी, फिर आपकी यूपी में खुली हुई है, दिल्ली में, तो इस तरह से अगर इंटीग्रेटेड करके हैं तो वहां पे हम आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। आप अगर उसका बिल देखेंगे तो आपको आईजीएसटी टाइप में आपको दिखेगा, मतलब प्रोडक्ट कहाँ हुआ इसको भी मिलेगा और प्रोडक्ट जहाँ पे फाइनल सेल हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि ये कह रहे थे कि केवल और केवल पीओएस पे लगेगा, मतलब जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है वहां पे टैक्स लगना चाहिए, मतलब उसको टैक्स मिलेगा सारा का सारा। तो जितने भी आपके प्रोड्यूसर राज्य थे, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनको लॉस हो रहा था, डायरेक्ट उनके राजस्व का पूरा लॉस हो रहा था। उससे पहले तो दोनों दोनों स्टेट में टैक्स लगा दे रहे थे। तो अब लोगों को क्या फायदा हुआ कि टैक्स यहाँ और यहाँ दोनों अलग अलग पॉइंट पे डबलिंग, टैक्स ऑफ डबलिंग को इसने खत्म कर दिया। मतलब जो डबलिंग ऑफ टैक्स था, मतलब डबल टैक्स करके जो लग जा रहा था, उस सिस्टम को इसने इजी कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रॉड गर्दी खत्म हो गई है। नेक्स्ट अगर हम सर बात इस करें, पॉइंट को सर इस पॉइंट को एक बार और समझा दीजिए, जो डबलिंग टैक्स आपने बताया। मतलब क्या होता था कभी कभी एक ही चीज पे दो बार भी टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ही इल्झा हुआ सिस्टम था। जिस तरह से मतलब एक टैक्स पे सर्विस टैक्स, मतलब सर्विस टैक्स नहीं लेना है फिर भी सर्विस टैक्स ले लिया, या एक जगह एक स्टेट में उस पर टैक्स लग गया, सपोज करो उस पे 5% इस स्टेट ने उस प्रोडक्ट पे टैक्स ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इस बीच में स्टेट गया 5% चुंगी कर इसने ले लिया यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ से प्रोडक्ट तो तभी जाएगा जब हम ये करेंगे। और ये तीसरा टैक्स जहां पे वो सेल हुआ तो 5% यहाँ पे उसने टैक्स ले लिया। तो ये आपका ट्रिपलिंग ऑफ टैक्स हो गया। अगर दो जगह लगा है तो डबलिंग ऑफ टैक्स। तो अभी क्या किया, अगर 5% लगना है तो अब तो पूरा सरली एकीकरण हो गया। अब 2.5% यहाँ पे लगेगा और 2.5% यहाँ पे लगेगा नेक्स्ट एंड ऑफ सेल पे। और दोनों को क्या किया इन्होंने, आईजीएसटी करके नाम दिया। समझ में आया? यस सर। नहीं आया? मतलब इन्होंने आ क्या किया, गया सर। पहले दो डबल हो रहा था, दो दो बार टैक्स लग जा रहा था, 3 बार टैक्स लग जा रहा था। अब जब से वो हाँ सर, सिस्टम आ इतना गया क्लियर समझ हुआ में। है कि वहां पे क्योंकि एक ही टैक्स हो गया ना जीएसटी करके, तो वो डबल टैक्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब इसका एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट और लिखिए कि जो आपका 101 अमेंडमेंट था, इसने एक जीएसटी काउंसिल का प्रावधान की बात की, मतलब जो जीएसटी परिषद की बात करता है, जीएसटी परिषद की बात करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएसटी परिषद होती क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम अब सॉल्यूशन यही करती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं कि जीएसटी परिषद करती कैसे है। सबसे पहले अगर हम जीएसटी परिषद को देखें, अगर हम जीएसटी परिषद की बात करें तो संविधान में इसका प्रावधान किया गया अमेंडमेंट करके आर्टिकल 279 ए, मतलब आर्टिकल 279 ए करके जोड़ा गया संविधान में। मतलब अगर आर्टिकल 279 ए करके जोड़ा गया मतलब ये कौन सी है, ये आपकी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है ये आपकी। अब जीएसटी परिषद का गठन किया गया किसके द्वारा, 101 अमेंडमेंट। अब इसके गठन को हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसको लिख लीजिएगा, एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ इसके सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष जो होता है इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मतलब जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो इसका उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जिस तरह से मैंने आपको मंत्रिमंडल बताया था, मतलब राजस्व विभाग का राज्य मंत्री कौन होगा, इसका राजस्व विभाग का राज्य मंत्री।
राजस्व विभाग का जो राज्य मंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष कौन हुआ इसका? अध्यक्ष हुआ जो फाइनेंस मिनिस्टर है। और उपाध्यक्ष कौन हुआ? अध्यक्ष आपके उपाध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। उपाध्यक्ष कौन हुए इनके? उपाध्यक्ष हुए जो आपके राज्य राजस्व मंत्री, विभाग के राज्य राज्य मंत्री जो है, मतलब विभागीय मंत्री भी होते थे ना जब हमने कैबिनेट पढ़ा था। और इसके हम्म। सदस्य कौन हुए? सदस्य आपके जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, मतलब स्टेट के आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, इन दो में विधानसभा है। यहाँ के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके सदस्य होंगे। मतलब जितने भी आपके राज्य हैं उतने, और ये दो आपके दिल्ली और पुडुचेरी। जब ये 101 अमेंडमेंट आया था तब आपका J&K, क्योंकि 2017 में आया, तो उस टाइम पे आपके J&K भी इसका पार्ट था। तो अभी J&K नहीं है। तो अभी क्या है, सारे स्टेट जितने भी हैं, कितने स्टेट है? 28 स्टेट है ना अभी आज के उसमें, और आपका दिल्ली और पुडुचेरी के। यस सर। तो ये सब मिला के आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका गठन आपको समझ में आ गया। अब गठन के बाद, क्योंकि यहाँ से अब चलेंगे हम कि ये कार्य कैसे करती है, मतलब इसके जो आपका जीएसटी जो काउंसिल है वो उसका क्या है, उसका हम वर्क कल्चर देखेंगे, उसका कार्य क्या क्या कार्य करती है। अब देखिए, जीएसटी के बाद में जब जीएसटी अमेंडमेंट आया, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य इसी का था कि कुछ भी, अगर सबसे पहला क्या है ये लिखिए कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, मतलब जीएसटी संबंधित मुद्दों पे सभी निर्णय जीएसटी परिषद ही लेती है। जीएसटी संबंधित कोई भी मुद्दा होगा, मतलब जीएसटी संबंधित जो मुद्दे होंगे उस पे फाइनल डिसीजन कौन लेगी? आपकी जीएसटी काउंसिल। इसीलिए तो परिषद बनाई गई कि इससे रिलेटेड अगर राज्यों का और केंद्र का कोई विवाद होता है या कुछ भी होता है उसके लिए। फिर जीएसटी परिषद क्या करती है? एक स्लैब होती है, स्लैब का निर्धारण करेगी। स्लैब समझते हो कैसे होती है? जैसे हम घरों में स्लैब नहीं लगाते, इस तरह से। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे इसकी अलग अलग इन्होंने स्लैब बनाई है, उसका निर्धारण किया। वो 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए या 15 होना चाहिए, फिर 18, फिर 28, इस तरह से। आई थिंक इसी तरह से है ना ये। चलिए, मतलब स्लैब का निर्धारण कौन करेगा? जीएसटी परिषद। नेक्स्ट, मतलब ये 28 होगा या 25 होगा, इसका निर्धारण। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि ट्रांसफरेबल, मतलब अगर किसी वस्तु या सेवा का ट्रांसफर करना है एक स्लैब से दूसरे स्लैब में, मतलब वस्तु या सेवा का स्थानांतरण करना है। वस्तु या सेवा का स्थानांतरण, सपोज करो कोचिंग 18% ले रहा है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये तो विलासिता में आना चाहिए या स्टूडेंट्स को और देना चाहिए, तो ये जब इसको अपग्रेड करेंगे 28% में, तो कौन करेगा? ये जीएसटी काउंसिल। या सपोज करो इसको डाउनग्रेड करेंगे, 18 से लाके 12 में ला देंगे, तो भी कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। मतलब स्लैब का स्थानांतरण अगर करेगा। अब सपोज करो, देखो मैं अब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अब इन्होंने कुछ चीजों को, जैसे कुछ को 5% पे रखा, कुछ को 12 पे, कुछ को 18 पे, कुछ को 28 पे। मतलब यहाँ पे कौन सी चीजें रखी? लग्जरी चीजें जितनी भी थी, विलासता की चीजें। जहाँ पे जरूरत की चीजें हैं उस पे 0 पे, मतलब उन पे कोई भी टैक्स नहीं है। कुछ कम जरूरत की चीजों पे 5%, कुछ पे 12, कुछ पे 18, इस तरह से इन्होंने स्लैब का निर्धारण किया। अब देखिए, सपोज करो पेट्रोल है, इन्होंने कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। क्यों रखा? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेट्रोल राजस्व का एक बहुत बड़ा साधन है, पेट्रोल और आपकी शराब।
अब ये कितने रुपए की मिलती है, किस हिसाब से मिलती है, अब देखिएगा कैसे होता है इसका काम। अब पेट्रोल सपोज करो सब कुछ, क्योंकि हमारे पास मतलब संसाधन नहीं है, हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास रिफाइनरीज बहुत अच्छी हैं। या हमें जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को तेल जो मिलता है, क्रूड मिलता है, क्रूड आपको पता होगा, इसको क्रूड बोलते हैं, मतलब कच्चा तेल जो होता है, इसको रिफाइन करके रिफाइनरी से तब आपको नॉर्मल तेल मिलता है। और हमें अच्छा और सस्ता तेल कहाँ से मिलता है, ईरान से। कहाँ से मिलता है, ईरान से। अलग हम रशिया से भी लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सस्ता तेल ईरान का माना जाता है। इसीलिए अभी जो मुद्दा चल रहा था कि ईरान पे सेंसस लगाया तो भारत ने स्टैंड किया। जब अमेरिका कह रहा था कि नहीं, तो भारत ने कहा नहीं, हम ईरान से कंटिन्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कॉस्टिंग जो गवर्नमेंट को पड़ती है सब कुछ करके 30 से 32 रुपए के बीच में आपको पर लीटर पड़ता है तेल, मतलब 30 से 32 रुपए। अब यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ता है, केंद्र सरकार लगा देती है इस पे 80% एक्साइज ड्यूटी, देन आपका राज्य सरकार भी उस पे 80% ड्यूटी लगा देती है, फिर एडिशनल ड्यूटी लगा देती है। तो ये सब कुछ करके सपोज करो 30 का 80% कितना हो गया, 8 या 24, मतलब ये यहाँ पे 54 रुपए हो गया। फिर ये आते 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 यहाँ पे आपका 90 से 100 के बीच में हो गया। मतलब जो 30 रुपए का क्रूड था, मतलब ऑयल हमें मिला था, बिल्कुल 1 लीटर ऑयल मिला था गवर्नमेंट को, वो हमें जाके 90 से 100 रुपए पड़ा। अब यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर इसी चीज को हम ऐसे करें कि ये कहाँ पे किस स्लैब में अगर जीएसटी को लाए तो किस स्लैब में लाओगे, मैक्सिमम मैक्स में, विलासिता वाले में। अब मैक्सिमम में भी कितना है, 28% यहाँ पे जो आपका है। समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम में भी लाओगे तो 28% में लाओगे। और तो 28% कितना हो गया 30 का, आपका 9 रुपए। तो मैक्सिमम मैक्सिमम में भी अगर आप जाओगे तो 40 रुपीज में आपका, 40 रुपीज लीटर पर ऑयल, मतलब जो आपका एटीएफ, मतलब ये आपका पेट्रोल है, ये आ सकता है। शिवानी समझे मैं किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, किस तरह से यस तेल सर। सस्ता हो सकता है। तो गवर्नमेंट नहीं यस चाहती सर। कि ऐसा हो, इसीलिए बंटवारे में, मतलब अगर कॉन्सेप्ट कोई पूछता है तो अगर आप इतने सरल तरीके से किसी को बताएंगे तो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब पहला हमने कर राजस्व का बंटवारा पढ़ लिया। अब इसके अंतर्गत हम डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ रहे थे, अब नेक्स्ट चीजों पे बात करते हैं। अभी तो हमने पहला टॉपिक आज का पढ़ा, कर राजस्व का बंटवारा। इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा जरूरी है, मैं इसको कंप्लीट करके इसको वो करूंगा। कर राजस्व का बंटवारा हमने पढ़ लिया, पहला पॉइंट जो था केंद्र राज्य संबंध के बीच में। अब जो सेकंड पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट बात करता है इसका सहायता और अनुदान की। सेकंड पॉइंट बात करता है इसकी जो सहायता अनुदान की। यहाँ पे आपका पार्ट आता है फाइनेंस कमीशन, जो आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग बोलते हैं ना फाइनेंस कमीशन को। तो वित्त आयोग कौन से उससे बना है, अगर हम बात करें, अब जानेंगे वित्त आयोग का कार्य और वित्त आयोग क्या करता है। तो ये आर्टिकल 280 से बना है, मतलब ये संवैधानिक एक दर्जा प्राप्त आपका संस्थान है, मतलब संस्था है। और ये आर्टिकल 280 के तहत बना है। तो अब ये क्या करता है, अब हम इसके इम्पोर्टेंट ये सहायता अनुदान पढ़ेंगे। तो इसमें चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि केंद्र राज्यों के बीच में, मतलब जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में सहायता अनुदान, मतलब ऋण का, सहायता अनुदान का, केंद्र और राज्य के बीच में सहायता अनुदान की बात करेगा। अब ये सहायता अनुदान होता कितना है, ये सहायता अनुदान अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो सहायता अनुदान 3 तरह का होता है। किस तरह का, सबसे पहले जो सहायता अनुदान आएगा वो आता है मतलब केंद्र सरकार जब राज्यों को सहायता देने के लिए कुछ पैसा देती है। अगर प्राकृतिक आपदा है कोई,
अगर प्राकृतिक आपदा के समय जिस तरह से आप साइक्लोन आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उस राज्य को उस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जब पैसा दिया जाता है। दूसरा है कि जो आपके जनजातीय क्षेत्र है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, मतलब वहाँ की पिछड़ी जाति है, जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका वहाँ पे भी अनुदान दिया जाता है, मतलब जनजातियों के कल्याण के लिए कोई योजना बना रहा है स्टेट, जनजातियों के कल्याण हेतु सहायता दी जाती है, भाई वहां भी आपको ऋण नहीं दिया जाएगा, वहां पे आपको सहायता अनुदान दिया जाएगा। और तीसरा जो मतलब इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो स्टेट है उसके आर्थिक, अगर वो आपका सामाजिक और आर्थिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्तर पे पिछड़ा हुआ है, तो उसके कल्याण के लिए, मतलब सामाजिक आर्थिक स्तर पे पिछड़े हुए राज्य के कल्याण के लिए तीन चीजें बनती हैं। मतलब किसी की भी हेल्प हम कब करते हैं, जब हमें हेल्प होता है, मतलब अनुदान होता है, मतलब उसको दान कर दिया, हम उसको रिटर्न में नहीं लेंगे, ना उस पर ब्याज लेंगे और ना हम उसको कहेंगे कि हमारा पैसा वापस कर देना। जिस तरह से कोरोना में भी आपने किसी को मतलब कुछ हेल्प की होगी, या तो अनाज के, आटे की, या बहुत सारी तरीके की हेल्प, तो अगर इस तरह की हेल्प की है, आप कभी उससे मांगेंगे नहीं ना, भले ही 2 साल 3 साल हो जाए। तो इसी तरह से केंद्र सहायता करता है राज्यों की, तो तीन तरह से करता है, प्राकृतिक आपदा में, अब जनजातियों के कल्याण के लिए कोई योजनाएं बना रहे हैं, और सामाजिक आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा राज्य है तो उसके लिए कल्याण के लिए करता है। अब क्या होता है देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से ये, क्योंकि यहाँ से मुद्दा उठ कर आया था बिहार का। जब बिहार अपना विशेष राज्य का दर्जा मांगता है ना, और नीतीश जी आपके बार 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 3 गवर्नमेंट बना चुके हैं सिर्फ एक मुद्दे पे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो नीतीश जी क्यों मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और केंद्र सरकार नहीं दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसके पक्ष और विपक्ष हैं। तो आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको समझना है कि अगर सपोज करो यूपी अगर उसी आधार पे मांगने लगे कि हमें भी दर्जा देना चाहिए, तो इस तरह से आपको मतलब किस तरह उस उत्तर का उत्तर देंगे। अब इससे पहले थोड़ा सा एक टेबल बनाइए आप, यहीं पे बन जाएगी टेबल। जो टेबल मैं बनवाता हूँ ना, वो टेबल जरूर बनाइए, आपको मतलब बेनिफिट होगा। अब क्या हुआ, जब इस तरह के सहायता अनुदान की बात आई, तो बात आई कि किस किस आधार पे हमें ये सहायता अनुदान देना चाहिए। क्योंकि एक हमें ऋण भी दे सकते हैं, मतलब किसी को जरूरत में, और किसी को अनुदान देना है, तो किसको अनुदान देना है और किसको ऋण देना है उसके लिए। अब यहाँ पे इस तरह से टेबल बना लीजिए, मतलब यहाँ पे लिखिए राज्य, यहाँ पे लिखिए ऋण, और यहाँ पे लिखिए अनुदान। अब इसको दो भागों में बांट लीजिए, एक है सामान्य राज्य, मतलब जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, और है एक है विशेष दर्जा प्राप्त। अब क्यों बिहार मांग रहा है वो आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी योजना, मतलब कहीं भी हमें सहायता हेल्प करनी है, तो अगर इस कंडीशन में हम करते हैं, तो सामान्य राज्य जो होगा उसको हम 90% आपको क्या करेंगे, ऋण देंगे। मतलब अगर इस सहायता करनी है इस तरह से तीनों चीजों में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, केवल हेल्प करनी है तो 90% ऋण देंगे और 10% उसको अनुदान देंगे, मतलब टोटल सहायता अनुदान देंगे। मतलब हेल्प करेंगे हम 90% ऋण, वो कम दर पे होगा, दीर्घ समय के लिए होगा, लेकिन होगा, आपको रिटर्न करना है। और अगर विशेष दर्जा प्राप्त है, तो बाबा इनकी बल्ले बल्ले, मतलब यहाँ पे क्या है, 10% आपका केवल ऋण होगा और 90% आपका अनुदान होगा। तो इसलिए हर राज्य चाहता है कि हमें विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का दर्जा मिल जाए, और हम इस पैसे का खूब एंजॉय करें। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, अभी देखिए मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय योगी जी की सरकार है, वो क्या कर रही है, उन्होंने हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए, क्योंकि बिहार के जो पास का एरिया है, आपका पूरा पूर्वांचल एरिया भी तो बिहार से लगा हुआ है, सेम वहां भी पिछड़ापन है। लेकिन अगर वहां पे हाईवेज बन गए, यहाँ पे एम्स बन गए, हॉस्पिटैलिटी दी गई है और फैसिलिटी दी गई है, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का विकास होगा। मतलब गवर्नमेंट कहती है आप भीख की तरह मत मांगो, आप अनुदान मत मांगो, आप वहां पे डेवलपमेंट करो।
गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प कर सकती है। आप गवर्नमेंट से ऋण लीजिए, उधार पैसा लीजिए, डेवलपमेंट कीजिए और वापस कर दीजिए। तो इस तरह की चीजें। यहां तक समझ में आया शिवानी? समझ में आया? चलिए, आज की क्लास को हम अभी यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। अब विशेष राज्य का दर्जा हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों बिहार बार बार मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा? तो इस क्लास को कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। विशेष राज्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल हम इस पे वो करेंगे।